वकालत करने के अधिकार मिलने के हुए, और यही वक्त था जबकि श्रमिक महिलाओं को भी बहुत से अधिकार मिले, जो कि बाबा अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रोविंस के श्रम मंत्री रहते हुए उसमें से ज़्यादातर अधिकार श्रम महिलाओं को दिलवाए उन्होंने। तो खुश होने का अवसर भी है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उनको भी समझने का अवसर है, और भविष्य के लिए अपने को तैयार करने का भी अवसर है। और मैं जानती हूँ कि सभागार में जो सिर्फ इस तरफ बैठे हैं वही नहीं, बल्कि जो आगे सामने बैठे हैं उन सब ने भी कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितना संघर्ष अभी कर रहे हैं। और ये चेहरे जो हैं केवल इस सभागार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये इस सभागार का विस्तार होते होते पूरे हिंदुस्तान, और अगर हम हिंदुस्तान की भी सीमाओं को, सरहदों को पार कर जाएं, तो पूरे विश्व की महिलाओं ने दुनिया को सुंदर बनाने का सतत एक संघर्ष किया है। और वो संघर्ष जो किया है वो आक्रोश में नहीं किया है, बल्कि प्रेम और संवाद में किया है। इसीलिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि आखिर हमें अगर पार्लियामेंट में रिजर्वेशन चाहिए या न्यायपालिका में हम महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहते हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि हमें पुरुषों की तरह पावर मिल जाए, शक्ति मिल जाए, या हमारे पास लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ और बंगले हों? नहीं, हम इसलिए चाहते हैं कि ये जो पूरा समाज है ना, उस समाज में पैसे और शक्ति का जो समीकरण है और उससे जो संचालित होता है वो समाज, उसके बदले में ये समाज प्रेम और करुणा से संचालित हो। और इसीलिए उसी के आधार पे हम समानता और समता का जो स्वप्न रहा है हजारों साल का, मनुष्यता का और इस सभ्यता का, वो पूरा हो सके। हम इसीलिए चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, और न्यायपालिका में और पूरे पब्लिक स्फीयर में आए। तो यहीं से मैं समता और समानता की बात को आगे ले जाते हुए कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान का जो ये वो भी साल है जबकि हमारा संविधान लागू हुए लगभग कई दशक बीत गए हैं। तो हिंदुस्तान का संविधान, उसकी संविधान सभा में भी 15 महिलाएं थीं, और ज़रूर उसकी कुछ न कुछ छाया उस पूरे संविधान में होगी। संविधान की आत्मा हम कह सकते हैं कि समता, समानता और बराबरी का बोध है, और उसका भाव है। और यही समता, समानता और बराबरी का भाव जो है वो उसकी आत्मा है संविधान की, और हिंदुस्तान की आत्मा जो है वो संविधान है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की अगर कोई खासियत है, कोई उसका सौंदर्य है, उसका जो सत्यम शिवम सुंदरम का स्वरूप है, वो समता, समानता, बराबरी के बोध में है, बराबरी के भाव में है। हमारा हिंदुस्तान, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वो देश कैसे अपने आप को कैसे बता सकेगा कि उसने जो स्वप्न देखा था उसको पूरा कर सका कि नहीं? तो हमारा संविधान भी यही कहता है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीयता का जो इथोस है वो भी यही कहता है कि इस आत्मा को रूपाकार लेने में सदियाँ लगी हैं। कोई देश जब देश बनता है तो कोई आधी रात में नहीं बन जाता। कोई देश जब लोकतंत्र बनता है तो आधी रात में नहीं बनता है। उसकी आत्मा को रूपाकार लेने में न जाने कितनी प्रक्रियाएं चलती हैं, कितनी परिघटनाएं चलती हैं, और जो निरंतर चलती रहती हैं, आज भी चल रही हैं। तो हम इन सब का आकलन करेंगे, और बहुत सुंदर तरीके से 3 सत्रों में हम इस पे बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास नाटक भी है, कविताएं भी हैं, क्योंकि सांस्कृतिक उपादान के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और प्रतिरोध के सबसे सुंदर स्वरूपों में सांस्कृतिक उपादान होता है। और सांस्कृतिक लड़ाइयाँ भी महिलाओं ने लड़ी हैं। अभी हाल के फ़िलहाल में हिंदुस्तान में 2 बड़ी लड़ाइयाँ महिलाओं ने शुरू की है सांस्कृतिक रूप से। तो वो लड़ाइयाँ जो हैं हम सब जानते हैं, सबरीमाला का जो मंदिर का संघर्ष था, और साथ में जो 3 तलाक वाला संघर्ष था, उसको अभी हम महिलाओं ने आगे बढ़ाया है।
और सफलता हासिल की है। तो आज हम ये सपना लेके इस सपने को फिर से हम दोहराएंगे, दोहराना पड़ेगा, बार बार दोहराना पड़ेगा। उस सपने में बार बार अपनी ऊर्जा डालनी होगी, सूरज का प्रकाश डालना होगा, पानी डालना होगा कि हिंदुस्तान, बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि हिंदुस्तान और उसका संविधान जो है वो वर्ग, जाति, जेंडर, भाषा, नस्ल, किसी भी आधार की किसी भी तरह के भेद को नहीं मानने वाला है और यही उसकी आत्मा है। और इसी स्वप्न को हमको आगे बढ़ाना है और जो जहाँ जैसे खड़ा है वहीं से इस स्वप्न में अपनी ऊर्जा डाले। यही हमारी एक, अगर हम कहें कि देश प्रेम क्या है, क्योंकि आजकल देश प्रेम की बात बहुत चल रही है, तो मुझे लगता है कि देश प्रेम यही है कि ये जो हमारा समता का सपना है कि सभी बात के परे जाके हर हिंदुस्तानी बराबर है और राज्य की ये जिम्मेदारी है कि उसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से प्रगति हो, हर तरह से उन्नयन हो, बिना किसी भेदभाव के। हम श्रेणियों को नहीं मानते, किसी भी तरह की कैटेगराइजेशन को उस तरह से नहीं मानते, तो हम विषय का भी बंटवारा यहाँ पे नहीं करेंगे। जब जैसी सहूलियत होगी उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच सईदा आपा हैं, डॉक्टर सईदा हमीद, पूर्व सदस्य योजना आयोग। हम सब उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले दिनों आनंद जी के फोरम पे, जो सांप्रदायिकता विरोधी फोरम था, उस पे हमने उनको खूब सुना और भक्ति वर्सिटी के साथ हमने काम भी किया। तो आज आपको रूबरू सुनेंगे, इसकी खुशी है। तो आइए दोस्तों, बहनों, भाइयों, कि हम संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का क्या महत्व है इसके बारे में बात करें। लेकिन इससे पहले हमारे बीच मैत्रेयी पुष्पा जी हैं, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं स्त्रीकाल और NFIW की तरफ से। और मैत्रेयी पुष्पा हिंदी की, हम सब जानते हैं कि सशक्त जानी मानी लेखिका हैं, हिंदी अकादमी की पूर्व अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है इनके बारे में वो कि ज़मीनी स्तर पे महिलाओं ने किस तरह से इस लोकतंत्र में चुनाव के लिए जद्दोजहद किया है, जो चुनावी राजनीति है उसमें किस तरह से अपनी जगह बनाई है, उसको अपनी रचनाओं में, खासतौर से चाक और अलमा कबूतरी में बहुत ही सशक्त ढंग से उकेरा है। तो उस सच्चाई से रूबरू, हमें ज़मीनी सच्चाई से रूबरू कराएंगी मैत्रेयी जी। तो मैत्रेयी जी का एक बार फिर से बहुत बहुत जोरदार अभिनंदन, स्वागत सब साथियों की तरफ से। तो अभी वक्त है एक और खुशी का कि हम सब जानते हैं कि स्त्रीकाल पत्रिका जो है वो बहुत लंबे समय से समाज के हाशिए के समाज के सभी समुदायों के अधिकार के लिए, और न केवल स्त्रियों के अधिकार के लिए बल्कि सभी समुदायों के अधिकार के लिए काम करता रहा है। और ये पत्रिका जो है अधिकार की, समानता की आवाज़ निरंतर उठाता रहा है। तो उसका नया अंक आप सबके सामने है, जिसका विषय भी है समता, अधिकार और आज़ादी। आपकी बातों से मुझे एक पंक्ति मेरे मन में कौंध रही है कि स्त्रियों का कोई देश नहीं होता, लेकिन हमें स्त्रियों का ही एक देश बनाना है। और ये देश केवल स्त्रियों के हकूक़ के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक, बार बार मैं कहती हूँ कि समतामूलक, न्यायप्रिय और करुणा और प्रेम पर आधारित समाज के साकार होने के लिए भी ये ज़रूरी है। और वो राजनीति कैसी राजनीति होगी जो इस सपने को साकार करेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अभी की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम करें और उसे पैसा और पावर, शक्ति और पैसे को केंद्र में रहने वाली राजनीति कभी भी उस सपने को साकार नहीं कर सकती, ये हम सब जानते हैं। तो जो स्त्री केंद्रित राजनीति होगी वही राजनीति इस स्वप्न को पूरा कर सकती है। और स्त्री केंद्रित राजनीति जो होगी वो करुणा और प्रेम के आधार पर होगी, संवाद के जरिए होगी, पावर के जरिए नहीं होगी, पैसे के जरिए नहीं होगी। हम इस सपने को आज
अपनी आवाज़ दें, अपनी ऊर्जा दें, यही आप सबसे गुजारिश है। हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी कैसी इंटरसेक्शनल स्थितियां हैं कि जाति और वर्ग और धर्म ये सब मिलके कैसे एक विशेष स्थिति शोषण की बना देते हैं। और आप जब बात कह रही थी तो मुझे आंध्र प्रदेश की धूला रत्नम याद आ रही थी कि कैसे उन्होंने जब अपने प्रधान होने के हक को इस्तेमाल किया और उसके समाज में काम करना शुरू किया उन्होंने, तो कैसे उनको जिंदा रात को सोते हुए जिंदा जला दिया गया, और वो एक दलित स्त्री थी धूला रत्नम। तो हम इन्हीं सभी विडंबनाओं के बीच के समाज हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। महिलाओं ने, खासतौर से गांव घर की महिलाओं ने कैसे हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया है, कैसे उन्होंने जो चुनावी राजनीति है उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और उसके लिए किस किस तरह के संघर्ष किए हैं। या हमने संत रविदास को, कबीर को याद किया, और इस सभागार में अगर हम संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम संत रविदास की बात नहीं करें, क्योंकि संत रविदास का जो बेगमपुरा है, मैं समझती हूँ कि वो हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट है, और इसको हम सबको वैसे ही अपने सीने से लगा के रखना चाहिए और इसको पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए, जैसे कि हम संविधान को गुनते पढ़ने की कोशिश करते हैं या उसको उस पवित्रता से देखते हैं। तो मेरी एक गुजारिश और है, मैं थोड़ा थोड़ा काम भी दे रही हूँ आप लोगों को, कि आप संत रविदास के बेगमपुरा को ज़रूर पढ़ें और उसकी बिटवीन द लाइंस को ज़रूर पढ़ें। और इसी गुजारिश के साथ तो बातचीत बहुत होती रही। शुरू में मैंने वादा किया था कि ऐसी बात नहीं है कि हम केवल बात ही करेंगे, हम कुछ गाएंगे भी, गुनगुनाएंगे भी, कुछ रस की बात करेंगे। हमें नहीं मालूम कि ये धरती कितने दिन तक बच पाएगी, तो केवल हिंदुस्तान को बचाने की बात नहीं है, केवल डेमोक्रेसी को बचाने की बात नहीं है, इस धरती को भी बचाने की बात है, कि इसलिए स्त्रियों को आगे आना होगा, क्योंकि जल जंगल जमीन को भी बचाने की बात है, और जल जंगल जमीन नहीं होंगे तो फिर क्या बचेगा। तो हम सब जानते हैं कि जब आर्थिक उदारीकरण आया और 1991 के बाद जो जल जंगल जमीन का जमीनी संघर्ष था, और जब सेज आया तो हमारी सबसे ज़्यादा जो मुखर स्त्रियां हुई वो अनपढ़, दलित और आदिवासी समुदाय से आने वाली स्त्रियां ही हुई मुखर, और उन्होंने ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाया और सफलता भी प्राप्त की, जिसमें कि मायलम्मा है, सीके जानू हैं, मुक्ता जोड़ियाँ हैं, अपनी दयामणि बर्ला हैं। तो मैं उनको इसलिए याद कर रही हूँ क्योंकि उन सब के चेहरे आप सबके चेहरे में मुझे दिख रहे हैं। वो पूनम की कविता से मुझे वो चेहरा याद आया। तो ये सवाल केवल अपने व्यक्तिगत हित का नहीं है, केवल अपने समाज का, अपने हिंदुस्तान का नहीं है। आज हम इस सभागार में तो जो बैठे हैं, तो हम पूरी धरती को बचाने के लिए बैठे हैं, और धरती को माएँ ही बचा सकती हैं। जब मैं माँ कह रही हूँ तो हर स्त्री के भीतर की भी माँ की को पुकार रही हूँ, और पुरुष के भीतर भी एक माँ का तत्व होता है जो कि बहुत सारे लेयर्स में दब जाता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, पेट्रियार्की उनकी ट्रेनिंग ऐसी करती है। तो मैं उन पुरुषों के भीतर भी जो माँ का तत्व है उसको भी आज इस मंच से आवाज़ दे रही हूँ और एक नया सपना बुन रही हूँ।